Hello friends. As we all know that yesterday only, that means 24th of May 2021, CBSE issued its FAQs regarding the calculation of the result of class 10th. And there have been many queries from many schools about this result. And in this FAQ series, CBSE has tried to actually answer many questions, many essential questions. एंड आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अभी इस टाइम इस मोमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस कमिटी की फॉर्मेशन से रिलेटेड थे जो कि अभी हो चुकी है तो हम उस कमिटी फॉर्मेशन की डेप्थ में नहीं जाएंगे रादर जो कैलकुलेशन से रिलेटेड स्पेशली जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के रिजल्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड या रेफरेंस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन सीबीएसई ने आंसर किए हैं हम सिर्फ उनको देखेंगे सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई ऑन माय लेवल बेस्ट टू एनालाइज दीज आंसर्स and hopefully this video will help you. So here I have highlighted a few important questions that are actually important at this conjuncture of time. The one that is the most common in all of the teachers' minds, that is what if a candidate is not satisfied with the result. क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्ट में जो है अप्स एंड डाउन्स हुए हैं उस कैलकुलेशन में लेकर तो अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सीबीएसई हैज मेंशन्ड दैट अपीयर इन द एग्जाम एज एंड व्हेन द कंडीशंस आर कंड्यूसिव टू होल्ड द एग्जाम. जब भी सीबीएसई अप्रोप्रिएट कंडीशंस पाएंगी और वो एग्जाम्स को होल्ड करेंगी इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम में से तो वहां वो कैंडिडेट अपीयर हो सकता है उसके अलावा और कोई भी इसके लिए ऑप्शन नहीं है. Then the second one is date of uploading that was earlier 11th of June 2021 has now been extended to 30th of June 2021. And this has been seen by the circular also. And at the end, the reference year. अगर स्कूल लास्ट 3 years से भी ज़्यादा टाइम से रनिंग है तो शोन बाय सीबीएसई. सीबीएसई ने पिछले 3 सालों में जो बेस्ट एवरेज है वो दे दी है और अगर ये स्कूल 2 years से ही रनिंग है इट मीन स्कूल के बच्चे जो है वो 2 ही साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए तो सीबीएसई ने उन्हीं 2 में से जो बेस्ट था वो शो कर दिया है. एंड इफ अ स्कूल इज स्पॉन्सर्ड द स्टूडेंट्स ओनली इन 2020 तो सीबीएसई ने 2020 को ही रेफरेंस ईयर माना है. यहाँ इन एफएक्यूज में भी सीबीएसई ने आंसर नहीं किया इफ द स्कूल इज हैविंग द 10th क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये आंसर इन एफएक्यूज की सीरीज में नहीं है. आगे जो इम्पोर्टेंट है क्या सीबीएसई किसी तरह की ऑनलाइन फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगी स्कूल्स को इस रिजल्ट कैलकुलेशन को असिस्ट करने के लिए. तो यही कहा गया है कि आप चेक करें रीचेक करें और जो ऑनलाइन सिस्टम आया यानी कि ऑनलाइन जो फाइल जनरेट हुई एक्सेल शीट जिसमें आपको मार्क्स अपलोड करने हैं जब आप मार्क्स को अपलोड करोगे अगर आपके मार्क्स सही है हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और आपके जो डेटा सीबीएसई ने दिया उसके साथ कॉन्फॉर्मिटी में है तो वो अपलोड हो जाएंगे. If there is any mismatch that will be conveyed and the data will not be uploaded. तो वहां क्या है आपको उस मिसमैच की कंडीशन में जो क्राइटेरिया दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो डेटा को री अपलोड करना होगा. एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विच शुड ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट. ये कहा गया है कि आप जो कुछ भी इस रिजल्ट के साथ कर रहे हो द होल प्रोसीजर यू हैव टू रिकॉर्ड इन द रेशनल डॉक्यूमेंट. आगे इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट. बहुत सारे स्कूल्स में ये केस आए हैं कई सारे बच्चे जो है वो किसी तरह के असेसमेंट में अपीयर नहीं हुए हैं. इवन बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम इस तरह के असेसमेंट में नहीं गए हैं. तो यहाँ सीबीएसई ने कहा है दैट स्कूल क्या करेगा स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन और टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट. इवन आपको उस बच्चे को ट्रेस आउट करना है और उसका 1-to-1 टेलीफोनिक भी आप असेसमेंट कर सकते हो और आपको जो भी है आपने असेसमेंट लिया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करना होगा रिटन में रखना होगा रेशनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होगा. एंड द स्टूडेंट में बी असेस्ड ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस बाय द स्कूल आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट. ठीक है कि उसी क्राइटेरिया पर आप डायरेक्टली मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 के बेसिस पर. यहाँ जो है वो बाइफर्केशन पॉसिबल ही नहीं. अगर आप 1-to-1 एक ही टेस्ट बच्चे का ले रहे हैं टेलीफोनिकली या ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप उसी को जो है वो मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे. बट आपने जो कुछ किया है वो आपको रिकॉर्ड रखना होगा. लिंक ऑफ वेबिनार ऑलरेडी प्रोवाइडेड. पेरेंट वांट टू व्यू द एग्जाम कॉपीज और वांट टू वेरीफाई द मार्क्स. ये अक्सर होता है एंड जो स्पेशली हाई स्कोरर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ऐसा चाहेंगे
तो सीबीएसई ने साफ कहा है नो सच फैसिलिटीज अवेलेबल, किसी तरह की इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। किसी भी तरह से पेरेंट जो है वो एग्जाम कॉपीज को नहीं देख सकते और वेरीफाई द मार्क्स, ये तो कोई प्रोसीजर हो ही नहीं पाएगी। एंड आफ्टर दैट कमिटी फॉर्मेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस है जो अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, द कमिटी हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। उसके बाद है कि सम टीचर्स, एक क्वेश्चन जो था कि सेम टीचर बी कोऑप्टेड एज एक्सटर्नल मेंबर इन टू डिफरेंट नेबरिंग स्कूल्स। कई टीचर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो एक ही टीचर जो है अपने दो नेबरिंग स्कूल में एक कमेटी मेंबर्स है, तो इसके लिए सीबीएसई ने कहा है स्ट्रिक्टली नो। अगर ऐसा कोई भी केस है तो वो उसे चेंज किया जाए और सीबीएसई को कन्वे किया जाए, रैशनल डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किया जाए। एक टीचर दो स्कूल्स में कमेटी मेंबर नहीं हो सकता। एक और कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं दैट जो सब्जेक्ट टीचर्स है दे आर नॉट दैट मच आईटी एक्सपर्ट्स, तो ऐसे में क्या किया जाए कि आईटी एक्सपर्ट को रिजल्ट कमेटी में डाला जाएगा? तो नहीं, आईटी एक्सपर्ट रिजल्ट कमेटी में नहीं आ सकता। दैट विल बी द कमेटी ऑफ वन चेयरमैन, दैट इज द प्रिंसिपल, टू एक्सटर्नल मेंबर्स एंड 5 सब्जेक्ट टीचर्स, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स और 2 लैंग्वेजेस हैं। अगर आईटी अरेंजमेंट जरूरी है, आईटी टीचर की हेल्प जरूरी है, तो वो स्कूल अपने लेवल पर अरेंज करेगा, बट आईटी मेंबर जो होगा, आईटी पर्सन जो होगा वो रिजल्ट कमेटी का मेंबर नहीं होगा, स्टाफ में से सेलेक्ट किया जा सकता है फॉर हेल्प ओनली। आगे कमेटी से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहा गया, ये काफी हद तक बहुत सारे स्कूल्स में आ रहा है ये सामने, कि इन सम प्लेसेस फिजिकल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिजल्ट कमिटी इज नॉट फिजिबल ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया, तो वहां क्या किया जाए जहां की फिजिबल ही नहीं है एक फिजिकल मीटिंग को हेल्ड करना, क्योंकि आप कम्यूट नहीं कर सकते इधर से उधर, तो वहां यस ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स आर परमिटेड। आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। द मीटिंग में होल्ड ऑल डिस्कशंस इन वर्चुअल मोड एंड हाउ द डिसीजन हैव टू बी एनोनिमस इवन इन वर्चुअल मीटिंग्स विद फुल रिकॉर्ड। जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो पूरी कमेटी का होना चाहिए और उसके फुल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, वेदर दिस मीटिंग इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, नो मैटर। हाउ टू प्रिपेयर रैशनल क्राइटेरिया एंड हाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड, ये सबसे बड़ा हमारे पास जो है पॉइंट है कि रैशनल क्राइटेरिया कैसे प्रिपेयर किया जाए। बार बार टर्म आ रही है रैशनल डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए कहा गया है द रैशनल फॉर द क्राइटेरिया should be well thought out, objective and should be documented in the form of rational documents. It means आप जो भी कुछ कर रहे हैं, रेशियो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस वे पे आप ये रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो वेल थॉट आउट होना चाहिए। रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक प्लान करना होगा, दैट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का सेंस दैट मस्ट बी सिमिलर टू ऑल स्टूडेंट्स एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट। और आपको इन्हें डॉक्यूमेंटेड करना है, लिखना है, राइट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, और रैशनल डॉक्यूमेंट्स इसी से बनेगा। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है आप रैंडमली ये नहीं कह सकते दैट यस आई एम डिक्रीजिंग द मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट और आई एम इंक्रीजिंग द मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट। नो, रैंडमली आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड बी अफेक्टेड इन सेम मैनर, वेदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव। कुछ भी रैंडम नहीं करना, ये सब वेल प्लान होना चाहिए। रैशनल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इसी को जब आप नोट डाउन करेंगे, एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, जहां आपको डिटेल में मेंशन करना होगा हाउ द स्कूल असेस्ड मार्क्स सॉरी हैव बीन डिटरमाइंड। आपने जो मार्क्स असेस किए हुए हैं ऑलरेडी स्कूल में, अब उनको कैसे आपने जो है रीएडजस्ट किया है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी एक प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन विल फॉलो द सेम, लेकिन आपने जो भी प्रोसेस को किया है इट शुड क्लियरली इंडिकेट द टेस्ट एग्जाम सेलेक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। रैशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लिखोगे आपने कौन सी टेस्ट्स को लिया है, कौन से एग्जाम्स को लिया है, और साथ ही साथ कमिटी शुड ऑल्सो इंडिकेट द वेटेज और मार्क्स एलोकेटेड टू डिफरेंट टेस्ट और एग्जाम्स। वैसे तो सीबीएसई ने बताया था कि मिड टेस्ट के लिए 30, प्री बोर्ड के लिए 40 और पीटीस के लिए 10 मार्क्स। बट अगर किसी तरह के, अगर आपके टेस्ट जो है इस सीबीएसई क्राइटेरिया की कॉन्फॉर्मिटी में नहीं है, तो आपने जो टेस्ट लिया है और उनका वेटेज क्या दिया है वो सब मेंशन होना चाहिए। एक आया कि इस बार एग्जाम्स ऑनलाइन हुए हैं एंड ड्यू टू द शॉर्टेज इन स्टोरेज वी कैन से, बहुत सारी जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। व्हाट इफ द स्कूल हैज नॉट प्रिजर्व्ड एंड केप्ट द हार्ड और सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द आंसर शीट्स? अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट टू डू? कमिटी हैज टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स आफ्टर वेरीफाइंग द ट्रूथ। पहले ही पूरी कमिटी इस ट्रूथ को वेरीफाई करेगी कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड में कमी आई या टेस्ट हुए ही नहीं। इस वेरिफिकेशन के बाद इन सबको जो है वो रेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन करना होगा।
एक था, बहुत सारे लोगों में ये एक अगर हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि रेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको 10th को ही फाइनल कर देने हैं, जबकि 10th को आपकी मीटिंग्स नहीं हो रही है, मीटिंग्स अदर स्टेज पर हो रही है, आपके जो भी डिसीजंस है वो भी ऑल्टर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो 33 पॉइंट ही कहता है, व्हाट इफ द रेशनल डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइनलाइज्ड ऑन May 10th, व्हाट विल हैपन इफ द रिजल्ट कमिटी विद एक्सटर्नल मेंबर्स सजेस्ट चेंजेस देयर आफ्टर। उसके बाद चेंजेस हो गए तो क्या होगा। तो ये कहा गया, ओनली द प्लानिंग स्टेज एंड डिसीजन अबाउट व्हाट टेस्ट एग्जाम टू इंक्लूड एक्सेट्रा इज टू बी फाइनलाइज्ड बाय May 10th। आपको सिर्फ प्लान करना है May 10th तक कि आप क्या करने वाले हैं। द रिजल्ट कमिटी हैज टू रिकॉर्ड इट्स डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस एज रिटन इन द गाइडलाइंस। जैसे जैसे आप गाइडलाइन में लिखते जा रहे हैं, सॉरी गाइडलाइन में लिखे हुए हैं, जैसे जैसे आप मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं, उनको आपको पेन डाउन करना होगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको 10th को ही सब कुछ फाइनल कर देना होगा। उसके बाद रिजल्ट के फाइनलाइजेशन तक लगातार आपकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में आपकी जो जो डिसीजंस हैं उनको लिखते जाना है। अब एक आगे है, वी कंप्लीटेड रेशनल डॉक्यूमेंटेशन, नाउ वेयर डू वी हैव टू अपलोड दिस फाइल। आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आप अपलोड कहाँ करें। और वन थिंग मोर, आपको ये रेशनल डॉक्यूमेंट बनाने कैसे हैं, किस फॉर्म में, स्कूल के लेटर हेड पे या किसी और पेज पे, या सीबीएसई ने जो गिवन फॉर्मेट दिया है, और इन्हें कहाँ अपलोड करना है रेशनल डॉक्यूमेंट्स को। तो ये कहा सीबीएसई ने, रेशनल डॉक्यूमेंट इज टू बी केप्ट सेफली विद स्कूल, स्कूल में रखना है। इफ सीबीएसई विल रिक्वायर द सेम इट विल बी इन्फॉर्म टू द स्कूल। अगर लेटर स्टेज पर सीबीएसई क्रॉस चेकिंग कर रहा है किसी भी स्कूल की रैंडमली और उन्हें उन रेशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो वो खुद मंगवा लेंगे, आपको इसे कहीं भी अपलोड नहीं करना। एंड साथ ही साथ रजिस्टर कुड बी यूज टू प्रिपेयर रेशनल डॉक्यूमेंट। आपने जो किया है, जैसे किया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी नहीं है वो स्कूल के लेटर हेड पे हो, आप एक नोटबुक एक रजिस्टर में भी उनको मेंटेन कर सकते हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सिटी कोऑर्डिनेटर जो नोडल होता है उससे आप जो है अपनी क्वेरी भी इसका क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बार बार उठता है कि अगर आपने जो टेस्ट करवाए हैं, बहुत सारे स्कूल्स में जो है पीटीज मिड टर्म एंड प्रीबोर्ड नहीं हुए, या फिर उनके मार्क्स जो है वो कॉन्फॉर्मिटी इज गिवन बाय सीबीएसई पॉलिसी नहीं हुए, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ द स्कूल इज कंडक्टेड इंटरनल असेसमेंट विच इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी। सपोज किसी स्कूल ने प्रीबोर्ड करवाई ही नहीं, तो इसका क्या किया जाए। तो वंस द रिजल्ट कमिटी फाइनलाइजेस द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स, इट हैज टू एंश्योर दैट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अलाइंड विद द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन to make marks provided by the board। कोई बात नहीं, आपने नहीं करवाए, बट आपको ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन वही रखना होगा, 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वही रखना होगा। आप अलग अलग टेस्ट में से वेटेज लेकर जो भी कर रहे हैं तो उसको रेशनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करेंगे और उसको 80 मार्क्स में से आपका ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो वही रह जाएगा। साथ ही साथ कहा, कैन स्कूल चेंज टाइमलाइन गिवन बाय सीबीएसई इन एनेक्सर 3। टाइमलाइन डजंट मीन कि आप फाइनल अपलोडिंग का टाइम चेंज कर दो, बट आपकी जो बीच की प्रोसेसेस है, डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करना एंड मार्क्स को गैदर करना, ये सब की जो प्रोसेस है, इसको आप अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। स्कूल कैन मेक इट्स ओन शेड्यूल, द रिजल्ट कमेटी कैन मेक इट्स ओन शेड्यूल। जबकि लास्ट डेट जो रहेगी 18th ऑफ मे का न्यू सर्कुलर के अकॉर्डिंग लास्ट डेट जो आपकी है वो वही रहेगी, वो रहेगी 30th ऑफ जून। अभी कहा कि अगर कुछ कमिटी मेंबर्स कोरोना से अफेक्टेड हो जाए, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैज टू बी डन। मीटिंग कैसे हो, इफ मेंबर्स कैन अटेंड ऑनलाइन मीटिंग देन कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं कुछ लोग, हेल्थ इश्यूज हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन, क्या सेम क्राइटेरिया रहना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स का। मार्क्स कैलकुलेशन के लिए आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका सेम क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए रिजल्ट कमिटी अपना एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है। आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट्स में सेम क्राइटेरिया रख सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, रिकॉर्डिंग द सेम इन रेशनल डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करना होगा रेशनल डॉक्यूमेंट्स में। और नेक्स्ट पॉइंट भी ये कह रहे हैं कि अगर आपके 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा या 3 जिसको हम कह सकते हैं प्री बोर्ड हुए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एवरेज स्कोर लिया जाए, कुछ में बेस्ट लिया जा सकता है और कुछ में किसी एक प्री बोर्ड को सेलेक्ट किया जा सकता है। क्या करना है, क्या हम सब सब्जेक्ट्स के लिए सेम क्राइटेरिया यूज करें या सेपरेट सेपरेट
प्री बोर्ड्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। इट मीन्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए सेम क्राइटेरिया रखना है या फिर अलग अलग। तो ऑब्वियसली ये भी सेम रहेगा कि रिजल्ट कमेटी अपना डिसीजन खुद ले और जो भी आप ले रहे हैं उसे जो है वो रेशनल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दें। उसके बाद अभी जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही है दैट इज अबाउट रिजल्ट कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम कि अगर आपके मार्क्स 30, 50, 70 है, इट मीन्स आपने जैसे बोर्ड ने कहा है 80 मार्क्स का प्री बोर्ड के लिए, वैसा कुछ नहीं है तो आप क्या करें, या फिर आपने थ्योरी मार्क्स ईयर एंड में बना दिए 10 जो है पीटीज के अकॉर्डिंग ले लेके, तो उसको क्या करेंगे, तो आपको जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि मार्क्स को प्रोपोर्शनली कैलकुलेट कर दिया जाएगा। सपोज आपका ये सारी कैलकुलेशन आपने 10 10 10 का वेटेज लेके बना लिया है, तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। इफ अ स्टूडेंट है सिक्योर 25 मार्क्स आउट ऑफ 30, मानो कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 ले लिए, आपने 10 10 10 के वेटेज से बना लिए, दीज मार्क्स वुड बी कन्वर्टेड। तो आप इनको अगर आपको मतलब 30 मार्क्स का कोई टेस्ट है, अगर आपको उसको 50 में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, जो बच्चे के मार्क्स है 25 मल्टीप्लाई करेंगे आप 50 से, और जो डिवीजन आएगा सॉरी जो प्रोडक्ट आएगा उसको 30 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर बच्चे के 30 में से 25 नंबर है तो 50 में से कितने बने 42। इन्हीं को अगर आपको 70 में से कन्वर्ट करना हो तो आप 25 को क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इन्हीं को आपको 80 से में से कन्वर्ट करना हो तो आप 25 को क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये एक प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, बहुत लोगों को आ रही है कि किस किस तरह से आपको जो है वो करना है कैलकुलेट। तो आपने जो भी मार्क्स आपके फाइनल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं बनने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। अब आप उसका वेटेज निकाल दीजिए, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए, जो आपके नंबर बने हैं उनसे। प्रोपोर्शन का बड़ा अच्छा है कि जो मार्क्स गेन किए गए हैं मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर में से आपको अभी वेटेज चाहिए उनको करके और ओरिजिनल जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वो उसके उतने हमारे चाहे गए नंबरों में से होगा। अब एक आगे अगर हम देखते हैं तो क्या है, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अगर मैथमेटिक्स और साइंस या सोशल साइंस की बजाय कुछ इजियर सब्जेक्ट्स ले लिया, जैसे कि पेंटिंग होती है, होम साइंस होती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, तो उनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाए, और डू वी हैव टू टेक आउट वेटेज ऑफ द मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, और ऑल्सो एज बीइंग needs also as being done in the case if these subjects have been taken as 6 subjects। अब दो चीजें पूछी गई है। किसी बच्चे के साथ कोई स्पेशल नीड्स थी और उसने मैथ्स और साइंस की जगह कोई इजी सब्जेक्ट्स रख लिए जैसे पेंटिंग वगैरह, तो अब इनको के मार्क्स को मैथ्स और साइंस की तरह कैलकुलेट करना है या फिर 6th 7th सब्जेक्ट की तरह एवरेज मार्क्स दिए जाने हैं। तो ये कई स्कूल्स में है जहां बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिन्होंने इस तरह के सब्जेक्ट्स ऑफर किए हैं, तो इन सच केसेस रिजल्ट कमिटी में स्टैंडर्डाइज द मार्क्स ऑफ CWSN कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस विच द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कैंडिडेट्स इन द क्लास। इसका मतलब आप इन्हें एवरेज नहीं देंगे, रादर अगर किसी बच्चे ने मैथ्स को छोड़ा है और उसकी जगह पेंटिंग ली है तो हम क्या करेंगे, बाकी बच्चों की जैसे मैथ्स में मार्क्स बन रहे हैं उसी कॉन्फॉर्मिटी में उस बच्चे को पेंटिंग में मार्क्स दे देंगे। आप यहाँ एवरेज नहीं लोगे 3 बेस्ट का, रादर आप पेंटिंग में उस तरह के नंबर दे दोगे जिससे बाकी बच्चों का मैथ्स में स्कोर है, सिर्फ सब्जेक्ट ही बदला, मार्क्स का क्राइटेरिया वही रह जाएगा। फिर आते हैं थर्ड सब्जेक्ट सॉरी 6th एंड 7th सब्जेक्ट की बात की, ये कैसे देंगे उन बच्चों को जिनके जो कि 7 8 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एडिशनल लिया हो, तो उनको क्या करना है, उन्हीं का जो 3 बेस्ट स्कोर है, उन्होंने 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट्स में बेस्ट स्कोर किया है उनका एवरेज उन्हीं के 6th का होगा और उन्हीं के 7th का, मतलब सेम मार्क्स रहेंगे 6th एंड 7th सब्जेक्ट में। सपोज एक बच्चे ने 6 सब्जेक्ट भी लिया और 7 सब्जेक्ट भी लिया, अब उसे मार्क्स कैसे दिए जाने हैं, मानो उसने हिंदी मैथ्स और साइंस में बेस्ट स्कोर किया है और SST और इंग्लिश में उसका स्कोर थोड़ा सा कम है, तो जो उसका हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का स्कोर है उन तीनों का एवरेज निकाल के वही 6th सब्जेक्ट का स्कोर बनेगा और वही 7th सब्जेक्ट का स्कोर बन जाएगा। अब मैथ्स की कैलकुलेशन, बहुत बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बेसिक और स्टैंडर्ड की वजह से, क्योंकि बेसिक मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 में ही, और अभी क्या है कि सपोज आपको अपने स्कूल का रेफरेंस या 1920 मिला तब तो ठीक था, लेकिन अगर 1819 मिल गया तो उस टाइम तो कोई बाइफर्केशन था ही नहीं स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स का,
तो ड्यूरिंग मॉडरेशन हाउ कैन वी गिव बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथ्स, उन बच्चों को कैसे कैलकुलेट किया जाए या कैसे बेनिफिट दिया जाए। तो एज बेसिक मैथमेटिक्स डेटा इज ओनली अवेलेबल फॉर 2019 एंड 2020 एज द सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट ईयर ओनली। तो हम क्या करेंगे 1920 को ही बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रेफरेंस ईयर मानेंगे। बाकी सब मार्क्स के लिए सिर्फ आपका जो दिया है सीबीएसई ने वही रेफरेंस ईयर रहेगा, बेसिक के लिए वो रहेगा। यानी कि आप अपने स्टैंडर्ड के बच्चों की कैलकुलेशन 19 के हिसाब से ही करेंगे, सिर्फ बेसिक के बच्चों की कैलकुलेशन जो होगी एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपकी 2020 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स, marks of mathematics basic for 2021 will be calculated as per mathematics in 1920 irrespective of the reference year। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, सिर्फ वो कैलकुलेशन होगी। और इसमें सीबीएसई ने एक ब्रोडर रेंज वाइज क्राइटेरिया नहीं दिया, तो यहाँ आप रेंज अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हुआ। बाकी सब कुछ आपका अपने रेफरेंस ईयर से चलेगा। सिर्फ बेसिक के अगर आपके पास 6, 8, 10, 20, 50 जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज टोटल वही रह जाएगा जो आपका 1920 के बेसिक में था, और स्टैंडर्ड का एवरेज वो रहेगा जो आपका उस रेफरेंस ईयर में था। और देखिए एवरेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कोई रिलेशन नहीं होता, एवरेज इज नॉट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इस साल के अलग है और पिछले साल के अलग है, इसीलिए एवरेज मार्क्स दिए गए हैं। अगर ये टोटल मार्क्स होते तो हम मान लेते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अफेक्ट हो रहे हैं। और सीबीएसई ने जो भी दिया है वो परसेंटेज के तौर पर दिया है, नंबर्स के तौर पर नहीं दिया। फिर फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज अगर कुछ बच्चों ने हिंदी के अकॉर्डिंग लिया या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में लिया तो उसका कैलकुलेशन बेसिक वही रहेगा जैसे है। संस्कृत के लिए भी सेम है। और एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट ना तो उसने एग्जाम्स दिए हैं, ना वो टाउन में है, ना वो फोन पर अवेलेबल है, आप उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको उसे मार्क एब्सेंट। अगर कोई बच्चा किसी तरह से अवेलेबल नहीं था थ्रू आउट द ईयर और अभी भी ट्रेसेबल नहीं है, if a student is not traceable, then student will be marked as absent। 50 मार्क्स में से अगर करना हो तो जो ऊपर आपको फॉर्मूला दिया गया था वही करना है। 6 सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, ठीक है। मैथ्स की रेफरेंस ईयर की बात थी, वो भी हमने ले ली। और एक और कहा गया है कि कुछ जगह बच्चे फेल हो रहे थे, कंपार्टमेंट में आ रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट मैथ्स, if reference year has number of students, if reference year's number of students was 69, here compartment of 5 students, 5 बच्चे आपके कंपार्टमेंट में थे और उनके मार्क्स इतने इतने थे और टोटल 87 बने। टोटल मार्क्स ऑफ 69 माइनस 5। अब इन बच्चों के नंबर भी हटा दिए, इन बच्चों को भी हटा दिया, कंपार्टमेंट वालों को। लास्ट बच्चे जो 64 बच्चे थे उनके 3840 टोटल मार्क्स बने। अब 2 मेथड्स कहे गए क्या करना है। सबसे पहले तो एवरेज ऑफ 64 स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग कंपार्टमेंट जो है, बचे हुए बच्चे जो है कंपार्टमेंट के अलावा जो पास्ट बचे थे उनका एवरेज 60 था। तो अब आप एवरेज 60 को मानेंगे, या फिर मेथड 2 एवरेज ऑफ 69 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट, या फिर एवरेज निकालेंगे आप कंपार्टमेंट के हिसाब से, तो वो होगी 56.91। आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों को हटा देंगे या कंपार्टमेंट वाले बच्चों को रखेंगे, कौन सा मेथड जो है वो सही है? तो मेथड यहाँ कौन सा सही है? सेकंड मेथड। आपको रिजल्ट में अपने सभी बच्चों को एवरेज के अंदर कैलकुलेट करना है। रेफरेंस ईयर की बात आई कि कैन रेफरेंस ईयर बी डिफरेंट फॉर ऑल 5 मेन सब्जेक्ट्स एंड इट विल रिमेन द सेम। है क्या कि जो सीबीएसई ने हिस्टोरिकल डेटा दिया है, सपोज आई गो फॉर माई ऑन सब्जेक्ट, तो मेरे रेफरेंस ईयर में जो है मेरा एवरेज अगर 60 रहा है, जबकि स्कूल के रेफरेंस ईयर में तो एवरेज 60 रहा है, बट किसी अदर ईयर में जो एवरेज है वो 65 है, तो मेरा बेस्ट स्कोर तो दूसरे साल का है। तो क्या मुझे रेफरेंस ईयर के स्कोर को ही लेकर चलना होगा या किसी और ईयर के स्कोर को मैं ले सकती हूँ? तो सीबीएसई ने कहा है कि आपको उसी रेफरेंस ईयर को लेना होगा, और आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं चाहे उनका स्कोर बाकी सालों से अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी साल का रहेगा। आप किसी दूसरे साल के एक सब्जेक्ट वाइज स्कोर को नहीं ले सकते। एक क्वेश्चन है, क्या ये कंपलसरी है कि 6th और 7th सब्जेक्ट के लिए एवरेज मार्क्स दिए जाए एडिशनल के लिए? क्या हम इन्हें बाकी सब्जेक्ट की तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते?
तो यस, यस मीन यस, आपको एवरेज सब्जेक्ट ही एवरेज मार्क्स ही देने हैं बेस्ट थ्री के। आप इसे अदर सब्जेक्ट की तरह कैलकुलेट करना रॉन्ग है। वन मोर क्वेश्चन, इफ द स्कूल इज नॉट हैप्पी, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका हो सकता है रेफरेंस ईयर वाला बैच बहुत अच्छा ना रहा हो लास्ट टाइम वाले, लेकिन इस साल का बैच जो है, एग्जिस्टिंग बैच जो है, उनके हिसाब से आपका डेटा जो है बहुत लो जा रहा है, तो आप हैप्पी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सीबीएसई ने कहा इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द पॉलिसी इशूड बाय सीबीएसई। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वही पॉलिसी फॉलो करनी होगी। इफ योर चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी इवन दे कैन अपीयर इन एग्जाम्स। और सीबीएसई ने अपनी सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल एवरेज कैसे कैलकुलेट की थी? तो सीबीएसई ने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकालने के लिए, स्कूल इज हैविंग 10 स्टूडेंट्स, तो एक साइंस सब्जेक्ट को मान लिया गया कि मैक्सिमम 80 है, और स्टूडेंट्स ने, उन 10 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया अपना? मैक्सिमम 698। तो एवरेज क्या बन गई? 69.8। ये एवरेज रिटन एग्जाम की ही कैलकुलेट की गई है, जो इंटरनल असेसमेंट थे उनकी नहीं। और ओवरऑल में क्या किया है, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे टोटल जितने मार्क्स आए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में उनको लिया गया, एंड सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट में जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी 10 स्टूडेंट है तो 5 सब्जेक्ट्स में कितने हो गए? 50 स्टूडेंट्स हो गए, उनसे डिवाइड कर दिया, वो आपकी एवरेज है। लास्ट फिर वो चेन ऑफ स्कूल से रिलेटेड है, कि अगर एक बहुत ही रेप्यूटेड चेन ऑफ स्कूल है, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम 2021 में अपने किसी स्कूल में 10th क्लास को इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या है, सीबीएसई ने उस चेन ऑफ स्कूल से जो है वो लास्ट 2 इयर्स या 3 साल जो है उनका बेस्ट स्कोर दे दिया है, और उसी के बेस पर आपको उसको रिजल्ट को देखना होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एफएक्यूज जो सीबीएसई ने हमें दिया है, बेसिक बेसिक एसेंशियल एसेंशियल जो भी इस टाइम जरूरी है वो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। इसके अलावा अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह की आपकी क्वेरी बन रही है, तो आप इस लिंक जो भी एफएक्यूज की डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे एक बार वापस गो थ्रू हुई। तो आई होप फ्रेंड्स आई एम हेल्पफुल इन एनी वे। थैंक यू फ्रेंड्स।